Good morning, everyone. Welcome to Saurabh Sir classes. This is Chinu Thakur, and we have a very important news that is UPSC Civil Services Prelims 2025 एग्जाम नोटिस आउट. सो आज डिटेल में बात करने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी एग्जामिनेशंस के बारे में सुन रहे हैं और इसके बारे में सारी जानकारी चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी वीडियो में मैं दूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो एप्लीकेशन है वो आपको डायरेक्ट वेबसाइट से मिल जाएगी. इस नोटिस में सब कुछ इम्पोर्टेंट जो तारीख है, जितना भी इंफॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, जैसे कि यदि आप इस नोटिस में ध्यान से देखेंगे तो आप एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे आपकी, है ना, कि आप एग्जाम दे सकते हैं, कि हाउ टू अप्लाई, और उसके बाद लास्ट डेट क्या है आपकी. तो लास्ट डेट यहाँ पर आपको मिलेगी 11 फरवरी आपकी लास्ट डेट है. ठीक है, ये देखिए 11 फरवरी आपकी लास्ट डेट है और उसके बाद 6 PM तक ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल. ठीक है, और ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आपका प्रेजेंटेशन होगा जो आपका एग्जामिनेशन होगा, और पेनल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी. 11 फरवरी डेट याद रखिएगा अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो. और उसके बाद ये आपका टोटल क्या काउंट, फैसिलिटेशन काउंटर क्या है, हेल्पलाइन का, वो सब नंबर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको. इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, जैसे कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट, जो जो आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मोबाइल फ़ोन क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है एग्जाम्स में. ठीक है, उसके बाद जब आप अपलोड कर रहे हैं तो फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, कैंडिडेट का नाम, ठीक है, 10 डेज से ज़्यादा पुरानी ना हो. कुछ कुछ बातें हैं, सारी बातें एक बार डिस्कस ही कर लें क्या. देखो 157 पेजेस है ना, तो मैं सारे पेजेस उसमें डिस्कस करना नहीं चाह रही हूँ, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो मैं मेनली आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा आपको फर्स्ट मतलब रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, और कैंडिडेट का फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4, मतलब जब आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो पासपोर्ट साइज आपका जो फोटोग्राफ होता है उसको आप यूज़ कीजिएगा, और सेल्फी वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं होता. आप फोटोग्राफ के जो होता है फोटो को क्लिक करके स्कैन करके उसे अपलोड कर सकते हैं. जो आपका वहाँ पे मेजरमेंट होता है, जितने साइज का केबी का मेंशन है आप उसी साइज केबी में अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं. कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आती हैं आपका यूपीएससी के अंतर्गत, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में. ठीक है, कितने सारे आपके एग्जामिनेशन हैं, कितने सारे सारी जो है पोस्टेज हैं, ये सारी आपको यहाँ पर मेंशन मैंने कर दी है. ये पूरा फॉर्म ही मैंने इसीलिए अपलोड कर दिया ताकि डिटेल में आप बाद में चाहे तो पढ़ सकते हैं. अब अगर मैं इस बार की वैकेंसी की बात करूं तो 979 वैकेंसीज है. ठीक है, लास्ट टाइम से वैकेंसीज थोड़ी कम है, तो इसमें जो 38 वैकेंसीज है वो जो डिसेबिलिटी कैटेगरी की है उनके लिए है. ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये पूरा आप चाहें तो इसको अपना बाद में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, डिटेल में पूरा कर सकते हैं. बाकी जो फॉर्म इसका फिलअप है वो लास्ट डेट है आपकी 11 फरवरी. ठीक है, जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा. ये आज ही देखिए करंट नोटिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अब जब हमें ये पता चल गया कि आपने आपका जो लास्ट डेट है वो कब का है और कैसे अप्लाई करना है, तो ये इसकी वेबसाइट है. ठीक है, जो आप इसमें क्लिक करेंगे ये सारा जितना प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा. और रजिस्ट्रेशन जो है, ओटीआर प्रोफाइल रजिस्टर्ड 18 फरवरी 2025, जहाँ पर पूरा जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो 18 फरवरी लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट मेंशन की गई है. ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी. ये जो मॉडिफिकेशन की विंडो है ये 12 फरवरी से ओपन होगी. 11 फरवरी लास्ट डेट है, उसके बाद नेक्स्ट डे से ओपन होकर 18 फरवरी तक ओपन ही रहेगी. तो जो भी आपका अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई करेक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. ठीक है, बाकी सब आपकी नॉमिनल बातें हैं, वोटर आईडी वगैरह ये सब देखिए. आप यूपीएससी के लेवल पर हैं तो मैं क्या एक एक लाइन आपको क्या ही बताऊं. जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ. अब जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें से बहुत कम है जो काम करते हैं, बट फिर भी काम कर ही जाते हैं. आप थोड़ा सा समय का ट्राई करके देखा जा सकता है.
मोबाइल फ़ोन बिल्कुल एग्जामिनेशन में, तो कोई भी एग्जामिनेशन मुझे नहीं लगता आज की डेट में जिसमें मोबाइल फ़ोन अलाउ है, तो एकदम बैन वगैरह है, ठीक है जी। बाकी ये सब आप फॉर्म इसमें सारे इंपॉर्टेंट डिटेल देख लीजिएगा, कौन कौन सी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो जो एक टेबल है वो लिस्ट है सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज है और कैटेगरी है, यहाँ पर जेंडर भी दिया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी, सब कुछ ये टेबल में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आप यूज़ करते हैं एक्रोनियम, तो वो किसके लिए होते हैं, ठीक है। एल डी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ये वी आई, तो ये यहाँ पर एब्रीविएशन सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर्स दिए हैं, कहाँ कहाँ आप एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, ओके। सेंटर्स हैं, उसका सीरियल नंबर यहाँ मेंशन है, और सेंटर ये बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर फिलअप करेंगे तो आपको इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जब आप सेंटर फिल करेंगे तो उससे रिलेटेड आप सीरियल जो उसका सीरियल नंबर है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सेंटर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, सेंटर की अगर कोई कोडिंग दी होगी तो वो भी देख लीजिएगा, ओके। मेंस का अलग है और प्री का अलग है, तो ध्यान से फिलअप करना। 24 आपके सेंटर्स हैं मेंस के, और जबकि प्री के तो बहुत सारे हैं, 80 नियर अबाउट 80 सेंटर्स है। तो पहले आप प्री क्वालिफाई करो, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, ठीक है। अलॉटमेंट सेंटर जो है वो इस बेसिस पर दिए जाते हैं, तो आप जो भी पहले अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपको जो अभी मैंने आप सेंटर्स दिखाए हैं वो प्रोवाइड होते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसमें कैसे है, तो दो स्टेजेस हैं आप जानते हैं, एक प्री है, फिर एक मेंस एग्जामिनेशन है, देन होता है आपका इंटरव्यू जो फाइनल स्टेज होता है आपका। तो आपके एग्जामिनेशंस की ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस आती है। और उसके बाद जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस देना चाहता है उसके लिए और भी ऑप्शन है, जैसे अगर वो इनमें से किसी कैटेगरी में है तो भी उसको काफ़ी रियायत मिल जाती है। बस अपना जो रियायत आप यूज़ करें वो सही तरीके से यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल कोई फॉल्स चीज़ें कुछ भी मत डालिएगा, ठीक है। बाकी सारा यहाँ पर है। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो जो कंडीशन है, जैसे नेशनलिटी है तो मस्ट हो गया, इंडियन सिटीजन हो, सब्जेक्ट नेपाल भूटान, तिबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1962, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अ पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, तो वो भी कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी डिटेल है जो आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, ओके। एज लिमिट की बात करो तो 21 तो चाहिए मिनिमम आपका, और 32 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ओके। यानी अगर आप 2 अगस्त 1993 के बाद पैदा हुए हैं और फिर 1 अगस्त 2004 से बाद में नहीं होने चाहिए, मतलब टेन्योर के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है होना चाहिए। अपर एज की बात करूँ तो कुछ कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ अपर एज थोड़ी सी रियायत है, तो जहाँ पर SC ST है, ठीक है, तो 5 इयर्स का उनको दिया गया है एज गैप के लिए, और 3 इयर्स दिया गया है जो OBC है उनके लिए, और डिफेंस सर्विस पर्सनल है उनको भी 3 इयर्स का जो है एज लिमिट उनको मिल जाता है। तो 5 इयर्स एक्सटेंशन इनको है और 3 इयर्स एक्सटेंशन इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एज से रिलेटेड क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आपका बाकी तो आप नॉर्मल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये जो जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रही हूँ। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि मतलब अंडर गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत बनी हो, स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिशमेंट हो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसके द्वारा ही हो सकती है। इसके अलावा आपका जो नोट 1 में दिया है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ व्हिच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन commission examination but have not been informed of the result, as also the candidate who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible। मतलब आप रिटर्न के लिए एलिजिबल है अगर आप फाइनल टर्म्स में हैं ग्रेजुएशन के, ठीक है। तो थोड़ा ये सब ध्यान रखिएगा, अपना पूरा टेस्ट जब फॉर्म फिलअप होगा
उससे पहले ये वाला भी एक टेस्ट की तरह ही है फॉर्म फिलअप होना, तो इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पुटअप नहीं करना है आपको। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कितने दे सकते हैं, तो SC ST जो है वो अनलिमिटेड दे सकते हैं, OBC जो है 9 अटेम्प्ट देंगे, और PWBD जो है आपके अनलिमिटेड फॉर SC ST के लिए, ठीक है, जो कि आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो बाकी जनरल कैटेगरी के हैं उनको 6 अटेम्प्ट ही अलाउ होती है। ओके, ठीक है, बाकी इन सबको रिलैक्सेशन है, तो बहुत अच्छी बात है। जनरल EWC जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, और SC फॉर शेड्यूल कास्ट है, एंड OBC अदर बैकवर्ड, ठीक है, ये सब जो कैटेगरी है कैंडिडेट दे कैन टेकिंग एन अटेम्प्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो ये सारे नोट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये अभी फिलहाल सारे पढ़कर आपको बताने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फीस की बात करते हैं, तो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, और कैंडिडेट फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और SC ST फीमेल, अच्छा बेंचमार्क, इनके अलावा आप सबको फीस देनी है। और कितनी देनी है, ₹100 फीस देनी है, ठीक है। आप चाहे किसी बैंक के थ्रू DD बना कर दीजिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से दीजिए, डेबिट कार्ड से दीजिए, UPI, मतलब ये बिल्कुल आपका ऑप्शन है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो पे बाय कैश अगर किसी ने ऑप्ट कर लिया है तो उसे पूरा प्रिंट सिस्टम जनरेट करके पे इन स्लिप देना पड़ता है जब सेकेंड पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे तो आपको मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है। अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यस, तो ये तो है बात कि आप अगर इस टाइम UPSC फिलअप करना चाहते हैं, अपना एग्जाम देना चाहते हैं, बट यदि आप फर्स्ट टाइम UPSC के बारे में सुन रहे हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं कि क्या होता है UPSC और कैसे हम इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ध्यान दीजिए, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 जो इस बार होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देती हूँ। इस एग्जाम का ये मतलब जो वीडियो है ये पाथवे है, पाथवे इन द सेंस कि सारा कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा यदि आप UPSC करने की सोच रहे हैं तो। पहली बात तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है, ये गेटवे है प्रेस्टिजियस ग्रुप जैसे ग्रुप A ग्रुप B पोजीशंस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। ओके, सो A कैटेगरी B कैटेगरी जो लेवल की एग्जामिनेशन है, कोई जॉब अगर चाहते हैं तो ये UPSC आप IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर और IFS ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, इस रैंक पे अगर आप जॉब चाहते हैं तो ये एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद होता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। अब इसके बाद इससे जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट, सारा दिन बोलने के बाद ना थोड़ा सा लड़खड़ा ही जाते हैं टीचर, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब आपको जो आपका प्री है वो 400 मार्क्स का है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, MCQ है, सिर्फ MCQ है, पढ़ाई नहीं करनी, अरे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। MCQ अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको पहले कम से कम 10,000 MCQ तो करने ही है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के। देन स्क्रीनिंग टूल है, स्क्रीनिंग टूल जहाँ प्री एग्जाम जो है वो एक स्क्रीनिंग टूल की तरह काम करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार है कि नहीं, वो ये एग्जाम चेक करता है। इसका फाइनल रैंकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस ये एक तरह से एक आपका बोर्डिंग पास है जिससे आप एंट्री करते हैं, दैट्स इट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेट करता है आपका प्री में क्लियर हो जाना। यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं एटलीस्ट 33% के साथ, तो 33% आपका GS की बात कर रही हूँ पेपर 2 में, तो आप जो है मेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। द मेन एग्जामिनेशन अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, मेंस एग्जामिनेशन में आपको करना है तगड़ा मेहनत। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन उसका, तो रिटन एग्जामिनेशन में 2 होंगे आपके ऑप्शनल पेपर, ठीक है, जो 250 मार्क्स का है, और 7 जनरल स्टडी पेपर्स होंगे जो 250 मार्क्स के हैं। ये 9 पेपर है, 7 पेपर आपके जो जनरल स्टडी पेपर्स हैं और 2 पेपर हैं आपके जो ऑप्शनल है, ठीक है, वो भी 250 मार्क्स के हैं।
इसके बाद अगर मैं पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की बात करूं तो मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपका पूरा एसेस किया जाता है, पूरा आपको चेक किया जाता है कि आर यू प्रिपेयर फॉर दिस सिविल सर्विसेज और नॉट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिटन एग्जामिनेशन करने के बाद इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। फाइनल रैंकिंग यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकलती है जब आपका जो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका फाइनल लिस्ट आउट होगा कि आपकी फाइनल रैंकिंग क्या है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन इसकी स्टेप गाइड है। जैसे सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट, फिर आप रजिस्टर करिए जो बेसिक पर्सनल डिटेल है उससे रिलेट, और लॉगिन कीजिए उस अकाउंट में तो जो एक्सेस करेगा एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास 6 साल के अटेम्प्ट है और आपकी एज इस समय स्टार्ट हो गई है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकता हूँ, तो आप पहला अटेम्प्ट ज़रूर दीजिए। भले ही मैं ये नहीं कहती कि आप बिना तैयारी के दीजिए, थोड़ा आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो हो सकता है आपको पता चल जाए कि भाई मुझे कितनी तैयारी करनी है। और मैं तो यही कहूँगी कि पहले ही एग्जाम में आप निकल जाएं, इतनी तैयारी कीजिए। स्टेप 4 है कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद आप सारा एप्लीकेशन फी वगैरह देंगे, पेमेंट करेंगे, सबमिशन देंगे, तो ये स्टेप 5 में आता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया ऑनलाइन का, तो आप सबमिट कर देंगे। देन आप अपनी कॉपी जो है डाउनलोड करेंगे और चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं उस कॉपी को फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अब थोड़ा सा टिप्स की बात कर लेते हैं, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स विच इज़ यूजफुल फॉर यू थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझिए, एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको बताया, तो आप कितनी मतलब आप अपने आप को किस लेवल पर समझते हैं कि मेरी कितनी तैयारी हो गई है। फिर आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या हमें किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे बहुत सारे मेंटर्स ऐसे हैं जो कहते हैं, जो मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, उनका कहना है कि उन्हें गाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये रियलिटी नहीं है। आपको कुछ समय के लिए एक प्रॉपर गाइड चाहिए जिसको इस एग्जामिनेशन का पूरा नॉलेज हो, और जो इस एग्जामिनेशंस को पर्सनली एक बार हैंडल कर चुके हैं। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो एजुकेटर्स हैं, वो आपको सही गाइड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल गाइड होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, ये आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देगी कि आप इस एग्जाम को तैयार कैसे करेंगे। उसके बाद आपकी बारी आती है क्वालिटी रिसोर्सेज की। जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल कैसा चाहिए, स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट बुक है ये कैसी होंगी, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके क्या क्या हो सकते हैं, पीवाईक्यू आपको जो मिले हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी क्वालिटी रिसोर्सेज हैं। देन रेगुलर प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर प्रैक्टिस, आप जो मॉक टेस्ट करेंगे और आंसर राइटिंग एक्सरसाइज करेंगे, उससे ही आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आप करंट अफेयर्स तो मतलब कोई मैगजीन न्यूज़पेपर कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है। और टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इसेंशियल फैक्टर जब आप अपने इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपके इस पूरी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा इन्हांस करता है। और सेल्फ एवेल्यूट करते रहिए कि मेरी कितनी तैयारी हुई है। उसके लिए आप मॉक टेस्ट जो है वो देते रहेंगे तो आपकी पूरे जितनी भी तैयारी है, प्रिपरेशन है, पता चल जाएगी। तो यदि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को तैयार करें। ठीक है, क्योंकि यदि तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको ईजी रहेगा, हेल्प मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये सारा जितना भी वीडियो है वो हेल्प कर रहा होगा, और यदि ऐसा है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए और किसी भी तरह से आपकी हेल्प हो जाती है, तो मैं नेक्स्ट आपके वीडियो में मिलूंगी जहां पर हम आपको एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करके बताते हैं कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी इस एग्जाम को क्रैक करने की, विच इज रियली हार्ड। ठीक है, यूपीएससी आसान नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। और विदाउट गाइडेंस और विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। सो गाइज, बी अटेंटिव ऑन क्लासेस, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कंटिन्यू आपको शेयर करती हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट जो
पूरे यूनिवर्स ही कह लीजिए, अब तो मैं सारी ही आपको न्यूज़ शेयर करती हूँ, करंट अफेयर्स भी शेयर करती हूँ, और जो भी आपकी एग्जामिनेशंस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर मिलती है. सो गाइज, थैंक यू सो मच. विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट क्लास.